है गाइज, आज हम एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं और बाकी महान सीरीज की तरह फैंस इसके भी बहुत ज्यादा दीवाने हैं और अभी इसका सीजन 5 ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसीलिए आज हम इसके पहले सीजन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को मौका जरूर दें ताकि बाद में पछतावा ना हो कि ये सीरीज नहीं देखी थी। तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखना। सीरीज का नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स और इसकी शुरुआत में हम 1983 के वक्त में हॉकिंस शहर को देखते हैं, जहाँ की एक लैब में कुछ गड़बड़ हो जाती है और एक साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। ये घबराहट में लिफ्ट खोल रहा होता है, इसीलिए वो थोड़ा देर से खुलती है, पर उसमें जाने के बाद भी ये बहुत डरा हुआ है। तभी एक मॉन्स्टर की आवाज आती है जो इसे ऊपर खींच लेता है और फिर यहाँ से दूर माइक के घर पर हम इसके तीनों दोस्तों को देखते हैं जो आज एक गेम खेल रहे हैं और ये चारों बहुत ही पक्के दोस्त हैं। तभी माइक की मॉम आकर कहती है कि चलो बच्चों, जाने का वक्त हो गया है, तुम लोग 10 घंटों से ये गेम खेल रहे हो, इसीलिए इन बच्चों को अब जाना पड़ता है। और फिर ये तीनों माइक को बाय बोलकर अपनी अपनी साइकिल्स पर अपने घर को जाने लगते हैं। लुकस का घर करीब है, इसीलिए वो मुड़ जाता है। अब सिर्फ डस्टिन और विल ही बचे हैं और ये दोनों रेस करते हुए जाने लगते हैं, पर विल बहुत तेजी से आगे निकल जाता है और अब ये अकेला है। तभी विल के सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है जिससे विल घबराकर गिर जाता है। इससे ये इतना डर जाता है कि साइकिल छोड़कर अपने घर भाग जाता है, पर इसे इसके घर पर कोई नहीं मिलता। इसकी मॉम और भाई काम पर हैं। विल विंडो से उस मॉन्स्टर को आते हुए देखता है तो अपनी मॉम को कॉल लगाने लगता है, पर तभी वो मॉन्स्टर दरवाजा खोल लेता है। विल पीछे से भागकर अपने घर के आउटपोस्ट में घुस जाता है और गन्स में गोलियां डालकर उसे दरवाजे पर पॉइंट कर देता है, पर मॉन्स्टर पीछे से आ जाता है और बहुत तेज रोशनी के साथ वो विल को भी ले जाता है। और फिर अगली सुबह हम हॉपर नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो तैयार होकर अपनी ड्यूटी पर जा रहा होता है और इधर विल की माँ जॉइस हर तरफ विल को ढूंढ रही होती है। तभी विल का भाई जोनाथन कहता है कि विल कल माइक के घर पर था, हो सकता है कि वो वहीं रुक गया हो। इसीलिए जॉइस माइक के घर पर कॉल लगाती है और विल के बारे में पूछने लगती है, पर माइक की मॉम कहती है कि विल तो कल रात ही चला गया था। और इधर स्कूल में विल के तीनों दोस्त भी विल को ढूंढ रहे होते हैं कि आज विल स्कूल क्यों नहीं आया। पर तभी यहाँ स्कूल के 2 बदमाश बच्चे इन्हें परेशान करने लगते हैं कि आज चौथा चूहा कहाँ है। और तभी हम स्कूल में माइक की बड़ी बहन नैन्सी को देखते हैं जो यहीं पर पढ़ती है। तभी इसकी दोस्त बॉब इससे इसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है। तभी नैन्सी को स्टीव का नोट मिलता है कि मुझे वॉशरूम में आकर मिलो और अब हमें पता चलता है कि स्टीव ही नैन्सी का बॉयफ्रेंड है। और इधर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि विल की मॉम जॉइस पुलिस ऑफिसर हॉपर के पास अपने बच्चे की रिपोर्ट लिखाने आती हैं कि मेरा बेटा कल रात से लापता है, कुछ करो। हॉपर कहता है कि आप घबराओ मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। और इधर हम उसी लैब को देखते हैं जहां मॉन्स्टर ने सबसे पहले हमला किया था। और फिर बाकी साइंटिस्ट जब पूरी टीम के साथ लैब में वापस आते हैं तो यहाँ इन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो मॉन्स्टर यहाँ नहीं है। और फिर लैब के एक हिस्से में इन्हें चिपचिपी दरार मिलती है क्योंकि वो मॉन्स्टर यहीं से आया था। और फिर यहाँ से दूर हम एक लड़की को देखते हैं जो उसी लैब से भागी थी जहाँ वो मॉन्स्टर था और ये एक रेस्टोरेंट को देखकर उसमें घुस जाती है चिपके से और किचन में खाना खाने लगती है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक बेन इसे देख लेता है, जिसके बाद वो इससे बात करने की कोशिश करता है कि बेटा तुम कौन हो। और इधर हॉपर विल के स्कूल में आकर उसके दोस्तों से विल के बारे में पूछताछ करता है तो तब जाकर इन तीनों को पता चलता है कि विल गायब है। हॉपर इनसे पूछताछ करने के बाद कहता है कि तुम तीनों सीधे घर जाना, विल को ढूंढने की कोशिश मत करना, वो काम हमारा है, हम उसे ढूंढ लेंगे, ओके। और इधर हम देखते हैं कि विल की मॉम जॉइस उसे ढूंढते हुए कैसल बेयर में आ जाती है जो विल ने ही बनाया था, पर इसे विल यहाँ भी नहीं मिलता। पर इस जगह को याद रखना, क्या विल यही है, आगे देखते हैं। और इधर रेस्टोरेंट में हम देखते हैं कि वो लड़की खाने पे खाना खाई जा रही है और बेन के पूछने पर वो ज्यादा कुछ अपने बारे में नहीं बताती, पर बेन को इसके हाथ पर 11 बना हुआ दिखता है, जिसके बाद बेन इससे छिपकर सोशल सर्विस वालों को फोन कर देता है 11 की मदद के लिए। लेकिन इसकी कॉल उसी लैब के साइंटिस्ट ट्रेस करके सुन लेते हैं और इधर हम 11 को देखते हैं जो पंखे की तरफ देखकर ही उसे रोक देती है। इधर हॉपर हर तरफ अपनी टीम के साथ विल की तलाश कर रहा है और यहाँ इसे उसी रात वाली जगह पर विल की साइकिल मिलती है। और फिर रात को माइक अपने दोस्त लुकस को वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करता है कि विल का अभी तक कोई पता नहीं चला है, इसीलिए हमें खुद उसे ढूंढना होगा, 10 मिनट में मुझे बाहर वाले रोड पर मिलो। और इधर हम रेस्टोरेंट में बेन को देखते हैं। डोरबेल बजने पर जब वो बाहर जाता है तो एक लेडी होती है जो बताती है कि मैं सोशल सर्विस से हूँ, आपने एक बच्ची के लिए कॉल किया था। पर बेन जैसे ही इसे अंदर लाता है तो ये लेडी उसे मार देती है। 11 इसे देख लेती है और यहाँ से भाग जाती है क्योंकि ये वही लैब वाले लोग हैं जो 11 को पकड़ने आए थे। जबकि इधर विल के तीनों दोस्त भी जंगल में विल को ढूंढ रहे होते हैं और इधर विल की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। तभी एक कॉल आती है जॉइस जैसे
ही कॉल उठाती है तो उस पर विल होता है, पर सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई देती है। तभी फोन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फोन खराब हो जाता है। जॉयस कहती है कि वो विल की सांसों की आवाज थी। जबकि इधर ये तीनों दोस्त जंगल में विल को ढूंढ रहे होते हैं। तभी बारिश भी होने लगती है। डस्टिन कहता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए, हमारे पास हथियार भी नहीं है। तभी इनके सामने 11 आ जाती है जो डरी हुई है। जिसके बाद माइक इसे छिपाकर अपने घर ले आता है। इसके कपड़े भीग चुके थे तो माइक इसे कुछ कपड़े देता है और फिर माइक टेबल के नीचे टेंट लगाकर इसके सोने का इंतजाम भी कर देता है। माइक जब इससे इसका नाम पूछता है तो ये उसे अपने हाथ का टैटू दिखाती है, जिस पर माइक कहता है, ओ तो तुम्हारा नाम 11 है, मैं माइक हूँ, अब तुम सो जाओ, हम कल बात करेंगे, गुड नाइट। जिसके बाद 11 सो जाती है और फिर अगली सुबह जॉयस हॉपर को बुलाकर बताती है कि विल की कल रात कॉल आई थी पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। जिसके बाद फोन खराब हो गया। हॉपर कहता है कि उससे कुछ पता नहीं चलेगा, हो सकता है कि किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया हो। जॉयस कहती है कि मुझे यकीन है कि वो विल ही था। और इधर माइक सबसे नाश्ता छिपाकर नीचे 11 के पास ले आता है और इससे कहता है कि तुम खिड़की से बाहर जाना और मेरी डोरबेल बजाना, मेरी मॉम दरवाजा खोलेंगी और हम फिर से मिलने का नाटक कर लेंगे। मेरी मॉम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचवा देंगी। पर 11 कहती है कि किसी को कुछ मत बताना, मेरे पीछे बुरे लोग पड़े हैं, वो तुम्हें भी मार देंगे। माइक कहता है ठीक है, हम इस बारे में स्कूल से आकर बात करेंगे। और इधर हॉपर भी विल को ढूंढने के लिए शहर के लोगों की भी मदद ले लेता है और उसे हर जगह ढूंढता है, पर विल का कोई पता नहीं चल पा रहा। और इधर जॉयस अपने घर पर नया फोन लगाकर विल की कॉल के इंतजार में बैठ जाती है। और इधर माइक के घर पर 11 विल का फोटो देखकर उसे पहचान जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये कहाँ है। लूकस और डस्टिन भी यहाँ आ जाते हैं, पर ये दोनों 11 पर ही गुस्सा करने लगते हैं कि अगर इसे पता है कि विल कहाँ है तो ये हमें बता क्यों नहीं रही, हमसे झूठ क्यों बोल रही है। लूकस माइक से कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, पर 11 अपनी शक्तियों से दूर से ही दरवाजा बंद कर देती है और कहती है नहीं। और इधर विल को ढूंढते हुए हॉपर को एक टनल के बाहर कपड़े का टुकड़ा मिलता है। हॉपर को लगता है कि विल इसमें ही घुस गया होगा, पर जब ये उसके दूसरे छोर की तरफ पहुंचते हैं तो वो उसी लैब में जा रहा होता है जहां से 11 भागी थी। मतलब ये कपड़े का टुकड़ा 11 का है, पर हॉपर इसे विल का समझ रहा है। और इधर ये तीनों भी 11 को अपना दोस्त बना लेते हैं। डस्टिन कहता है कि तुम्हारे पास तो एक्स-मैन जैसी शक्तियां हैं, ये बहुत कूल है। और इधर हम नैन्सी को देखते हैं जो अपनी दोस्त बार्ब के साथ स्टीव के घर पर पार्टी में आई है। और इधर 11 इन्हें बताती है कि विल तुम्हारे आसपास ही है, पर इस दुनिया की उल्टी तरफ वो मॉन्स्टर से छिपा हुआ है जिसे डेमिगोर्गन कहते हैं। और इधर विल का बड़ा भाई जोनाथन विल को ढूंढते हुए जब स्टीव के घर के पास आता है तो वो नैन्सी और बाकी सबको पार्टी करते हुए देखता है और उनके फोटो खींचने लगता है। इसी दौरान नैन्सी और बाकी सब स्विमिंग पूल में कूदकर मस्ती करने लगते हैं। और इधर जॉयस फोन के पास ही होती है, तभी कॉल आ जाती है और इस बार विल की आवाज भी आ रही होती है। वो मॉम मॉम कह रहा है। तभी मॉन्स्टर के आने से फोन फिर से खराब हो जाता है, जिसके बाद पूरे घर की लाइट ब्लिंक्स होने लगती है, वैसे ही जैसे उस दिन मॉन्स्टर के आने पर हुई थी। तभी जॉयस देखती है कि दीवार में से कोई बाहर आ रहा है। ये डरकर फौरन घर के बाहर भाग जाती है और कार में बैठ जाती है। और फिर कुछ देर बाद लाइट फिर से ठीक हो जाती है और जॉयस की ममता डर पर हावी हो जाती है और वो फिर से अंदर चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि नैन्सी के कपड़े गीले हो चुके हैं तो वो स्टीव के रूम में जाने लगती है। बॉब उसे रोकती है कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो, पर नैन्सी बॉब से कहती है कि तुम घर चली जाओ। और नैन्सी स्टीव के रूम में चली जाती है, पर बॉब बाहर स्विमिंग पूल के पास बैठ जाती है और जोनाथन अभी भी फोटो खींच रहा है। तभी बॉब का खून पानी में गिर जाता है। तभी लाइट फिर से ब्लिंक होती है और बॉब गायब हो जाती है और जोनाथन को भी कुछ दिखाई नहीं देता और वो वापस चला जाता है। और फिर जब बॉब को होश आता है तो वो उसी स्विमिंग पूल में होती है, पर सब कुछ चिपचिपा और डरावना है। ये जैसी ही नैन्सी को आवाज लगाती है तो वो मॉन्स्टर डेमिगोर्गन सुन लेता है। बॉब अपनी जान बचाने के लिए स्विमिंग पूल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर डेमिगोर्गन उसे खींच लेता है। और अब जाकर हमें क्लियरिटी मिलती है कि हमारी दुनिया की उल्टी तरफ एक और बिल्कुल हमारी जैसी ही दुनिया है जिसे अपसाइड डाउन कहा जाता है। यहाँ भी सब कुछ वैसा ही है, पर यहाँ मॉन्स्टर रहते हैं। जैसे स्टीव के घर में जो स्विमिंग पूल है उसकी दूसरी तरफ की दुनिया में भी वैसा ही स्विमिंग पूल और घर है और विल उसी दुनिया में फंसा हुआ है। और फिर इधर हम देखते हैं कि नैन्सी भी वापस अपने घर चली जाती है। और फिर सुबह जॉयस अपने बड़े बेटे से कहती है कि विल यही है हमारे पास, वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है लाइट्स के जरिए। जोनाथन कहता है कि ये बिजली की प्रॉब्लम है मॉम। जॉयस कहती है कि कल रात उस दीवार से भी कोई मॉन्स्टर अंदर आ रहा था। जोनाथन कहता है कि आप कई दिन से सोई नहीं है, ये आपके दिमाग का वहम है, प्लीज कुछ वक्त के लिए सो जाइए मॉम। और इधर नैन्सी जब स्कूल आती है तो बॉब को देखने लगती है और फिर क्लास में इसे पता चलता है कि बॉब तो आज स्कूल आई ही नहीं है।
और इधर माइक के घर से जब सब चले जाते हैं तो 11 एक टॉय शिप को हवा में उड़ाती है और फिर घर में इधर उधर घूमने लगती है। तभी टीवी में जब इसे एक कोक का एड दिखता है तो इसे लैब का एक दिन याद आ जाता है जहां वो लोग इसकी शक्तियों को टेस्ट कर रहे थे और इससे एक बिल्ली को मरवाने की कोशिश कर रहे थे, पर 11 बिल्ली को नहीं मारती, इसीलिए ये उसे रूम में बंद करने लगते हैं। तभी 11 गुस्से में उन दोनों गार्ड्स को अपनी शक्तियों से मार देती है, पर उसके बाद ये कमजोर हो जाती है। तभी लैब के सीनियर साइंटिस्ट मार्टिन कहते हैं बहुत अच्छे, और इधर हॉपर उस टनल की दूसरी तरफ चेक करने के लिए लैब में आ जाता है और कहता है कि हम एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं, मेरा ख्याल है वो इस टनल से अंदर आया है, हमें तुम्हारे कैमरास की रिकॉर्डिंग देखनी होगी। इसके बाद ये इन्हें लैब में ले जाकर उस दिन की रिकॉर्डिंग दिखाने लगते हैं, पर उसमें कुछ नहीं मिलता। हॉपर बाहर आकर कहता है कि जिस रात की उन्होंने रिकॉर्डिंग दिखाई थी उस रात बारिश हो रही थी और रिकॉर्डिंग में बारिश का नामो निशान भी नहीं है। इसका मतलब ये कुछ तो छिपा रहे हैं, इस लैब में कुछ न कुछ तो बुरा चल रहा है। और इधर हम देखते हैं कि जोनाथन उस रात के खींचे हुए फोटो निकाल रहा होता है। तभी यहाँ नैन्सी की दोस्त आकर वो फोटोज देख लेती है और इधर हॉपर भी अब उस लैब की छानबीन करना शुरू कर देता है, जिसमें इसे काफी गड़बड़ी मिलती है कि वहाँ कुछ तो गलत चल रहा है। और फिर स्कूल के बाद जब नैन्सी बॉब के घर पर फोन करके पूछती है तो बॉब की माँ कहती है कि वो कल रात तुम्हारे ही साथ थी और तब से वापस नहीं आई है, अगर वो तुम्हें मिले तो उससे कहना कि मुझे फोन कर ले। और इधर जोनाथन जब बाहर आता है तो स्टीव और उसके दोस्त इसे रोक लेते हैं और उसका बैग भी छीनकर वो फोटो देख लेते हैं। स्टीव फोटोज देखकर कहता है कि तुमने ये बहुत ही गिरी हुई हरकत की है। तभी नैन्सी भी यहाँ आ जाती है और उसे भी फोटोज के बारे में पता चल जाता है। स्टीव सारी फोटो फाड़ देता है और इसका कैमरा भी तोड़ देता है, पर नैन्सी यहाँ रुक जाती है। तभी फोटोज में इसे बॉब दिख जाती है जो उस रात स्विमिंग पूल पर थी, इसीलिए नैन्सी वो फोटोज रख लेती है। और इधर हम देखते हैं कि 11 बाकी दोस्तों के साथ विल को ढूंढने निकल जाती है और इधर नैन्सी बॉब को ढूंढते हुए उसी जगह पर आ जाती है जहाँ ये पार्टी कर रहे थे। तभी इसे डेमिगोर्गन की झलक दिख जाती है, जिसे देखकर ये बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और इधर विल लाइट्स की मदद से अपनी माँ से बात करने की कोशिश कर रहा है। जॉइस पूछती है बेटा क्या तुम जिंदा हो, जिस पर वो लाइट ब्लिंक करता है, इसीलिए जॉइस दीवार पर अल्फाबेट बनाकर उनके आगे लाइट लगा देती है। और बाहर 11 भी इन्हें यहीं ले आती है कि विल यहीं छिपा हुआ है, पर ये तीनों कहते हैं कि ये तो विल का ही घर है, वो यहाँ नहीं है। तभी इन्हें यहाँ से पुलिस की गाड़ियाँ तेजी से जाती हुई दिखती हैं, इसीलिए ये सब फौरन उसके पीछे चले जाते हैं। और इधर विल अपनी माँ को लाइट्स की मदद से बताता है कि मैं यही हूँ, डेमिगोर्गन आ रहा है, भागो। तभी दीवार से डेमिगोर्गन इस बार पूरा बाहर आ जाता है और इधर पुलिस की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस एक झील के पास आकर रुक जाती है क्योंकि यहाँ एक बच्चे की लाश मिली है। और तभी यहाँ विल के दोस्त भी आ जाते हैं और जब उस लाश को बाहर निकाला जाता है तो वो लाश विल की ही होती है। माइक और बाकी अपने दोस्त की लाश देखकर दंग रह जाते हैं। माइक 11 पर गुस्सा करने लगता है कि तुम हमसे इतने दिन से झूठ कह रही थी कि विल जिंदा है, तो फिर ये क्या है। और इधर जॉइस अपने घर से भाग रही होती है और रास्ते में तभी इसे जोनाथन मिल जाता है और इधर माइक भी रोते हुए अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को चुपटकर रोने लगता है कि विल मर गया मोम। और इधर हॉपर जब जॉइस को आकर बताता है कि हमें विल की लाश मिली है तो जॉइस कहती है कि वो विल नहीं हो सकता, मैंने आधा घंटा पहले ही लाइट्स की मदद से उससे बात की है, वो छिप रहा है उस चीज से जो दीवार से निकली थी। पर हॉपर और जोनाथन को ये सब जॉइस का वहम लगता है। जॉइस कहती है कि मेरा यकीन करो, वो इंसान जैसा था पर उसका चेहरा नहीं था, वो एक मॉन्स्टर है, हमें विल को बचाना होगा। हॉपर कहता है कि मेरी बेटी के मरने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगता था, वो मुझे दिखाई देती थी पर वो सिर्फ मेरा वहम था, तुम्हें मुर्दा घर आकर देख लेना चाहिए। और इधर माइक 11 से कहता है कि तुमने हमसे झूठ कहा, हमने तुम पर भरोसा किया था पर तुमने तोड़ दिया। तभी 11 वॉकी टॉकी के ट्रांसमीटर को विल के पास जोड़ देती है जिसमें विल की आवाज आने लगती है। वो डर में अपना फेवरेट गाना गा रहा होता है पर वो इनकी आवाज नहीं सुन सकता। इसके बाद माइक फौरन ये बात अपने दोस्तों को बता देता है कि मुझे आकर मिलो, विल जिंदा है। और इधर हॉपर को पता चलता है कि आज पोस्टमार्टम वाला नहीं आया है और विल का पोस्टमार्टम उन्हीं लैब वालों ने किया है और ये विल की बॉडी को भी दूर से ही दिखाते हैं और किसी को उसके पास आने नहीं दे रहे, इसीलिए हॉपर को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और इधर नैन्सी जब स्टीव को बताती है कि तुम्हारे यार्ड में मैंने किसी को देखा था, उसका चेहरा नहीं था, पर स्टीव कहता है कि ये बात किसी को मत बताना वरना पुलिस हमसे पूछताछ करेगी और हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। और इधर माइक अपने बाकी दोस्तों को समझाता है कि विल जिंदा है पर हमें उससे कांटेक्ट करने के लिए वॉकी टॉकी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए।
जो हमारे स्कूल में है, इसीलिए ये कपड़े और विग लगाकर 11 को स्कूल के लिए तैयार कर लेते हैं। और इधर लैब में हम देखते हैं कि ये शेफर्ड को सूट पहनाकर उसी दरार से उल्टी दुनिया में भेजते हैं और शेफर्ड को इन्होंने केबल से बांध रखा है। और इधर जब नैन्सी घर आकर बॉब के फोटो को जोड़ती है तो इस फोटो में डेमिगोर्गन दिख जाता है, जो उस दिन जोनाथन के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। और इधर लैब में जब शेफर्ड थोड़ा अंदर जाता है तो डेमिगोर्गन उस पर हमला कर देता है, जिसकी आवाजें सुनकर मार्टिन कहता है कि उसे बाहर निकालो जल्दी। पर जब ये केबल खींचते हैं तो बाहर खाली केबल ही आता है। और इधर स्कूल में हम देखते हैं कि वही दोनों बदमाश माइक को परेशान करने लगते हैं, पर इस बार 11 दूर से ही उसका पेशाब निकाल देती है, जिस पर सब हंसने लगते हैं और ये चारों यहाँ से ट्रांसमीटर रूम में भाग जाते हैं। इधर नैन्सी जब जोनाथन के पास आकर उसे बताती है कि तुम्हारे फोटो में एक मॉन्स्टर भी कैप्चर हो गया था जो उस दिन बॉब के पास था, और बाद में उसे मैंने भी वही असलियत में देखा, उसका चेहरा नहीं था। अब जाकर जोनाथन को यकीन होता है कि वो उसकी माँ का वहम नहीं था, वो दीवार वाला मॉन्स्टर असलियत में है। और इधर स्कूल में 11 ट्रांसमीटर के जरिए विल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और इधर विल के घर में जॉयस को दीवार के पीछे विल की आवाज आने लगती है। और तभी ये आवाजें ट्रांसमीटर के जरिए विल के दोस्त भी सुन रहे होते हैं। और जब जॉयस दीवार का वॉलपेपर हटाती है तो एक पतली झिल्ली के पीछे इसे विल दिख जाता है। जॉयस के पूछने पर विल बताता है कि ये जगह घर जैसी है पर यहाँ बहुत ठंड है, मुझे बचा लो मॉम, वो फिर से आ रहा है। जॉयस कहती है कि तुम जाकर छिप जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और फिर तभी वो झिल्ली बंद हो जाती है और इधर ट्रांसमीटर में भी आग लग जाती है। इसके बाद इधर जॉयस कुल्हाड़ी से दीवार को तोड़ने लगती है, पर दीवार पूरी टूट जाती है और आर पार दिखने लगता है। और इधर होपर जब मुर्दा घर में घुसने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे रोक लेता है, पर होपर उसे बेहोश करके अंदर आ जाता है। और जब ये विल की बॉडी को देखता है तो ये रबड़ जैसी लगती है, जिसे चेक करने के लिए होपर जब इसे काटता है तो इसमें से रुई निकलती है, मतलब ये बॉडी नकली है। और इधर माइक और बाकी दोस्त विल की बातों का मतलब समझ रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने भी विल की सारी बातें सुनी थी उसकी मॉम के साथ। विल ने कहा था कि वो जगह घर जैसी है पर वहाँ बहुत अंधेरा, ठंड और डेमिगोर्गन भी है। तभी 11 कहती है कि वो अपसाइड डाउन में है, यानी उल्टी दुनिया में, वहाँ सब कुछ इस शहर जैसा ही है। इसमें जाने के लिए ये अपने साइंस के टीचर से पूछते हैं, पर डायरेक्ट नहीं, एक सवाल के तौर पर, कि अगर हम उल्टी दुनिया में जाना चाहे तो वहाँ का दरवाजा कैसे बना सकते हैं। जिस पर इसके टीचर कहते हैं कि उल्टी दुनिया या दूसरी दुनिया में जाने के लिए दोनों दुनियाओं के बीच एक दरार पैदा करनी होगी, जिससे एक पोर्टल खुल जाएगा, पर इसके आसपास जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, जिससे बिजली की चीजें खराब हो जाएंगी। अब इन्हें समझ आता है कि जब भी पोर्टल खुलता है तो हर बार लाइट्स में गड़बड़ियां क्यों होती हैं। इसके बाद ये 11 के साथ उस दरवाजे को ढूंढने चले जाते हैं जो लैब में है, पर ये बात सिर्फ 11 को पता है और इसीलिए वो कुछ दूर आने के बाद इन्हें मना कर देती है कि मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकती, वहाँ बहुत खतरा है। जिस पर डस्टिन 11 से लड़ने लगता है और इसे बुरा भला कह देता है। इसीलिए माइक लूकस से हाथापाई कर लेता है। तभी 11 बेकाबू हो जाती है और लूकस दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद 11 को इस पर गिल्ट होता है। और इधर लूकस भी सलामत है, पर 11 यहाँ से जा चुकी थी। और फिर रात को हम देखते हैं कि जब नैन्सी और जोनाथन जंगल में छानबीन कर रहे होते हैं तो इन्हें एक हिरन जख्मी हालत में मिलता है, जिसके चारों तरफ खून है। नैन्सी कहती है कि हम इसे ऐसे तड़पते हुए नहीं छोड़ सकते, इसे शूट कर दो। पर तभी डेमिगोर्गन उसे अंदर खींच लेता है, जिससे ये दोनों अलग हो जाते हैं। और नैन्सी देखती है कि खून के निशान एक पेड़ के तने में जा रहे हैं, इसीलिए वो जब उस तने में घुसती है तो ये वैसा ही लैब जैसा दरवाजा था उल्टी दुनिया का, जिससे नैन्सी उल्टी दुनिया में घुस चुकी है। ये जगह बिल्कुल ठंडी और डरावनी है जैसा विल ने कहा था, और ये बिल्कुल वैसा ही जंगल है जिसमें ये अभी थे। तभी नैन्सी डेमिगोर्गन को देखती है जो हिरन खा रहा था, जिससे नैन्सी बुरी तरह से डर जाती है और डेमिगोर्गन को भी इसका पता चल जाता है। और इधर सीधी दुनिया में जोनाथन नैन्सी को ढूंढ रहा है। इसे नैन्सी की आवाज तो आ रही है पर वो दिख नहीं रही, और नैन्सी हड़बड़ाहट में ये भी भूल जाती है कि ये किस पेड़ से अंदर आई थी। इसीलिए नैन्सी जोनाथन की आवाज का पीछा करती है, पर सामने डेमिगोर्गन होता है और इधर जोनाथन को भी पेड़ में वो दरवाजा मिल जाता है और अनजाने में नैन्सी भी उसी पेड़ के आसपास आकर छिप जाती है। तभी इसे जोनाथन की टॉर्च की रोशनी दिख जाती है और ये फौरन उसमें घुस जाती है। जोनाथन फौरन इसे बाहर खींच लेता है और वो दरवाजा फिर से बंद हो जाता है।
नैन्सी इससे बहुत डर जाती है, इसीलिए वो जोनाथन को भी अपने घर ले जाती है और उससे कहती है कि तुम भी यहीं रुक जाओ। तभी अचानक स्टीव आकर इन दोनों को देख लेता है और चुपचाप चला जाता है। नैन्सी जोनाथन से कहती है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ और फिर ये दोनों यहीं सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह नैन्सी कहती है कि जब मैंने उसे देखा था तो वो एक हिरन खा रहा था जो खून से लथपथ थी, मतलब वो खून से आकर्षित होता है, इसीलिए हमें इस बार उसे फंसाना होगा, तभी हम बॉब और विल तक पहुंच पाएंगे। और इधर हम देखते हैं कि लूकस अकेले ही विल को ढूंढने निकल जाता है और आखिर ये भी उस लैब तक पहुंच जाता है। और इधर जोनाथन और नैन्सी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए बहुत सारे हथियार और गोलियां खरीद लेते हैं, पर बाहर आने पर नैन्सी देखती है कि स्टीव ने शहर के बीचों बीच इसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिख दी हैं, जिस पर नैन्सी गुस्से में उसके पास जाती है और एक थप्पड़ मार देती है। स्टीव कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तभी जोनाथन भी यहाँ आ जाता है और ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं, पर जोनाथन स्टीव पर भारी पड़ जाता है। तभी पुलिस भी यहाँ आ जाती है, पर जोनाथन स्टीव को अच्छे से फोड़ देता है और पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है। और इधर होपर जॉयस के साथ विल की तलाश में लगा हुआ है, तभी इसे पुलिस स्टेशन से फोन आ जाता है क्योंकि पुलिस स्टेशन में जोनाथन और नैन्सी हैं। और इधर लूकस भी उस लैब के ऊपर निगरानी कर रहा है और जल्दी ही समझ जाता है कि ये लैब वैसी नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। और इधर हम देखते हैं कि माइक और डस्टिन के पीछे वही दोनों बदमाश पड़ चुके हैं क्योंकि इन्होंने सबके सामने इसकी पेंट गीली की थी, इसीलिए अब इसे बदला चाहिए। और ये डस्टिन के गले पर चाकू रख देता है और कहता है कि अब तुझे भी गीला होना होगा, जाकर उस झील में कूद जा वरना मैं इसे मार दूंगा। माइक जाने लगता है पर डस्टिन कहता है कि मत कर यार, ये बहुत गहरी है, तू मर जाएगा। पर इनके प्रेशर में आकर माइक कूद जाता है, पर तभी ये सब देखते हैं कि आवाज नहीं आई क्योंकि माइक हवा में रुका हुआ है। और फिर ये ऐसे ही आराम से सीधा ऊपर आ जाता है क्योंकि यहाँ 11 आ चुकी है और ये अपनी शक्तियों से एक का हाथ तोड़ देती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर 11 इन्हें बताती है कि वो लोग लैब में मुझे उल्टी दुनिया में जासूसी करवाने के लिए भेजते थे, पर एक दिन जब मुझे वहाँ डेमिगोर्गन मिला तो मैं उसके पास चली गई इंसान समझकर, पर उसे देखकर मैं इतना डर गई कि मेरी शक्तियाँ बेकाबू होने लगी और लैब में एक दरार बन गई दोनों दुनियाओं के बीच में और उन मॉन्स्टर्स को मेरी ही वजह से इस दुनिया में आने का रास्ता मिल गया। माइक कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, अब घर चलो। और फिर जब ये घर आते हैं तो लैब वाले इन्हें देख लेते हैं और 11 का पता चलते ही वो इसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। लूकस भी फौरन समझ जाता है और जल्दी ही वॉकी टॉकी से ये माइक को बता देता है कि वो लैब वाले बुरे लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं, भागो वहाँ से। तभी डस्टिन देखता है कि गाड़ियाँ इनके घर ही आ रही हैं, इसीलिए ये बच्चे पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं, पर भागते हुए मार्टिन 11 को देख लेता है, जिसके बाद ये गाड़ियों से इनके पीछे लग जाते हैं। पर बच्चे शहर के सारे शॉर्टकट जानते हैं, इसीलिए ये इन्हें चकमा देकर काफी देर तक घुमाते रहते हैं, पर कुछ देर बाद ये फंस ही जाते हैं और सामने से एक गाड़ी आ जाती है। तभी 11 अपनी पावर से उस गाड़ी को उड़ाकर पीछे डाल देती है, जिससे रास्ता ब्लॉक हो जाता है और ये पीछा नहीं कर पाते। बच्चे यहाँ से भागकर सीधा अपने खुफिया ठिकाने पर आ जाते हैं। तभी डस्टिन कहता है कि क्या तुमने देखा 11 ने वो कैसे किया, ये बहुत औसम था यार। और इधर हम देखते हैं कि होपर और जॉयस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। होपर कहता है कि छोड़ दो इन्हें, पर ऑफिसर कहते हैं कि हमें इनकी गाड़ी से बहुत सारे हथियार मिले हैं। तभी होपर जोनाथन से कहता है कि तुम इनसे क्या करने वाले थे। और इधर ये बच्चे आगे की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं, तभी लैब का हेलीकॉप्टर आ जाता है इन्हें ढूंढने के लिए, इसीलिए ये अपनी साइकिल्स बस के नीचे करके खुद भी छिप जाते हैं। और इधर जोनाथन और नैन्सी डेमिगोर्गन के फोटो के साथ होपर को सब कुछ बता देते हैं कि मॉम सही थी, वो मॉन्स्टर असलियत में है। नैन्सी उल्टी दुनिया में जा चुकी है और विल भी वहीं होगा। और फिर इसके बाद जब उन बदमाशों की माँ रिपोर्ट लिखवाने आती है तो होपर को 11 के बारे में भी पता चल जाता है कि उसके पास सुपर पावर्स हैं और वो उन 3 नमूनों के साथ है। जिसके बाद जोनाथन कहता है कि हम वॉकी टॉकी से उनसे बात कर सकते हैं। और फिर होपर वॉकी टॉकी से बच्चों से बात करके उनका पता पूछ लेता है, पर कुछ देर में वहाँ लैब वाले भी पहुँच जाते हैं, पर तभी होपर आकर इन्हें बचा लेता है और अपने साथ ले आता है। इसके बाद ये बच्चे और 11 इन्हें उल्टी दुनिया के बारे में सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं कि 11 वहाँ जा सकती है, असलियत में नहीं दिमागी तौर पर, लेकिन उसके लिए पावरफुल ट्रांसमीटर चाहिए जो स्कूल में है। 11 कहती है कि मैं पानी में अच्छे से संपर्क कर सकती हूँ, पर पानी बहुत खारा होना चाहिए। ये दोनों चीजें ही स्कूल में मिल जाएंगी, इसीलिए ये फौरन रात में ही स्कूल चले जाते हैं और वहाँ पोर्टेबल स्विमिंग पूल में ढेर सारा नमक डालकर पूरा सिस्टम तैयार कर लेते हैं। और फिर 11 उस खारे पानी में लेट जाती है और उल्टी दुनिया में विल को ढूंढने लगती है। ये असलियत में वहाँ नहीं है, सिर्फ दिमागी तौर पर वहाँ पहुँची है। और फिर आगे जाने पर इससे सबसे पहले बार्ब मिलती है जो मर चुकी है। तभी 11 चिल्लाने लगती है कि वो गई मतलब बार्ब मर गई। जॉयस 11 को शांत करती है कि डरो नहीं, मैं
तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद 11 शांत हो जाती है और फिर ये विल को ढूंढने लगती है। तभी इसे विल का वही कैसल बायस दिख जाता है जो विल ने सीधी दुनिया में बनाया था। जब 11 उसके अंदर जाती है तो इसे यहाँ विल मिल जाता है। जॉयस कहती है उससे कहो तुम्हारी मॉम आ रही है, जिस पर विल कहता है जल्दी करो। पहली बार ये विल की साफ आवाज सुनकर दंग रह जाते हैं और इस मोमेंट पर गूज़बम्प आ जाते हैं। तभी 11 का संपर्क टूट जाता है और वो जाग जाती है, पर अब इन्हें विल का पता चल चुका है और उसका रास्ता लैब में है। हॉपर और जॉयस फौरन वहां जाने लगते हैं और ये जोनाथन को यहीं बच्चों के पास छोड़ जाते हैं। पर अंदर आने पर नैन्सी इससे कहती है कि वो मॉन्स्टर उन्हें नहीं छोड़ेगा। हम यहाँ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हम उस मॉन्स्टर को यहाँ बुलाएंगे ताकि तुम्हारी मॉम वहाँ विल को आसानी से ढूंढ पाए और मुझे उस मॉन्स्टर से बार्ब यानी बॉब का बदला लेना है। और इधर हॉपर और जॉयस जब लैब पहुँचते हैं तो लैब वाले इन्हें पकड़ लेते हैं, जबकि उल्टी दुनिया में विल अपने कैसल में इतने दिनों से उस डेमिगोर्गन मॉन्स्टर से छिपता आ रहा है। पर अब डेमिगोर्गन को इसका पता चल चुका है और इधर लैब में ये जॉयस और हॉपर को अलग अलग बंद कर देते हैं और हॉपर को टॉर्चर करने लगते हैं कि बता तुझे और क्या क्या पता है। हॉपर कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम लोग बच्चों को किडनैप करके उन पर एक्सपेरिमेंट करते हो और अब कुछ ज्यादा करने के चक्कर में तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो और मैंने तुम्हारा सारा चिट्टा अपने न्यूज रिपोर्टर दोस्त के सामने खोल दिया है, जो मेरे बाद सब कुछ दुनिया के सामने खोल देगा। इसीलिए मुझे अंदर जाने दो, हम उस बच्चे को बचा कर लाएंगे और सब कुछ बुरा सपना समझकर भूल जाएंगे। तुम भी तो वहाँ लोगों को भेज ही रहे थे, हम खुद अपनी मर्जी से जा रहे हैं। जिस पर मार्टिन कहता है इतने से काम नहीं बनेगा, मुझे वो बच्ची भी चाहिए। जिस पर हॉपर उसका पता बता देता है और बदले में ये इन्हें सेफ्टी सूट के साथ उल्टी दुनिया में जाने देते हैं। और इधर जोनाथन नैन्सी के साथ अपने घर आ जाता है सारे हथियारों के साथ और ये उसे फंसाने के लिए भालू का ट्रैप भी लगाते हैं और एक मामूली बेट को भी मौत का हथियार बना लेते हैं। बस अब डेमिगोर्गन के आने का इंतजार है। और इधर मार्टिन भी अपनी पूरी टीम के साथ 11 को पकड़ने के लिए निकल जाता है और अंदर हम देखते हैं कि हॉपर जॉयस के साथ उसी दरार से उल्टी दुनिया में घुस जाता है और फिर ये जंगल की तरफ जाने लगते हैं जहाँ विल का कैसल है, क्योंकि यहाँ सब कुछ सीधी दुनिया जैसा ही है। और इधर जोनाथन और नैन्सी भी हाथ काटकर खून निकाल लेते हैं डेमिगोर्गन को आकर्षित करने के लिए। जोनाथन कहता है कि अब इंतजार करना होगा, जब वो आएगा तो लाइटें ब्लिंक करेंगी। तभी स्टीव यहाँ आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ सब कुछ ठीक करने आया हूँ। पर अंदर हथियार देखकर ये डर जाता है। तभी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और छत से डेमिगोर्गन बाहर आ जाता है, जिसे देखकर ये रूम की तरफ भागते हैं और रास्ते में भालू का ट्रैप लगा हुआ है। पर डेमिगोर्गन इनके पीछे न आकर अचानक वापस चला जाता है। और इधर उल्टी दुनिया में हॉपर और जॉयस जब कैसल बाइस के पास आते हैं तो वो टूटा हुआ पड़ा था और विल यहाँ नहीं था। और इधर जोनाथन के घर में नैन्सी स्टीव से कहती है कि वो वापस आने वाला है, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। स्टीव यहाँ से भागने ही वाला था, पर ये देखता है कि लाइट फिर से ब्लिंक करने लगी है और अंदर डेमिगोर्गन जोनाथन के पीछे आकर उसे पकड़ लेता है और इसे मारने ही वाला होता है। पर नैन्सी इस पर गोलियां चला देती है, पर डेमिगोर्गन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो जैसे ही आगे आता है तो स्टीव बीच में आ जाता है और बेसबॉल से इस पर जमकर हमले करने लगता है। इस बार ये बहादुरी से डेमिगोर्गन का सामना करता है, जिससे डेमिगोर्गन भालू के ट्रैप में फंस जाता है और फिर ये लोग उस पर आग लगा देते हैं, जिससे डेमिगोर्गन तड़पने लगता है। पर जल्दी ही डेमिगोर्गन यहाँ से भाग जाता है। और इधर उल्टी दुनिया में जॉयस अपने घर पहुँच जाती है। उल्टी दुनिया में इसका घर हूबहू सेम है और अंदर आने के बाद अब जॉयस को समझ आता है कि विल भी यहीं आकर उससे बात करता था। और इधर सीधी दुनिया में जोनाथन भी इनके मौजूद होने पर विल के जैसे ही लाइटें जलती हुई देखता है। और इधर स्कूल में हम देखते हैं कि मार्टिन भी अपनी पूरी टीम के साथ स्कूल में आ जाता है और अंदर आते ही ये बच्चों को फौरन पकड़ना शुरू कर देते हैं। पर ये बच्चे भी भागने की पूरी कोशिश करते हैं, पर एक जगह पर आकर दोनों तरफ से घिर जाते हैं। तभी 11 इन सबको अपनी पावर से जाम कर देती है, जिससे इनकी आंखों से खून आने लगता है और 11 इनके दिमाग को अंदर से ही फोड़ देती है। पर इसके बाद ये खुद भी बेहोश हो जाती है, ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से। इधर हॉपर और जॉयस भी खून और पैरों के निशानों का पीछा करते करते उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर विल है। और इधर मार्टिन और आदमियों के साथ आ जाता है और ये इन बच्चों को पकड़ लेते हैं। मार्टिन 11 को उठाकर कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा खून है। तभी डेमिगोर्गन दीवार फाड़कर बाहर आ जाता है और ये सब उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी डेमिगोर्गन मार्टिन को भी मार देता है और इसी बीच बच्चे 11 को लेकर भाग जाते हैं। और इधर हॉपर और जॉयस अंदर जाते हैं तो इन्हें काफी सारी लाशें मिलती हैं जो डेमिगोर्गन का शिकार
हुए थे। तभी इनके बीच जोइस को विल दिख जाता है जिसके मुंह पर कोई ट्यूब लगी हुई थी। हॉपर जैसे ही उसे निकालता है तो वो एक जिंदा जीव था। और इधर ये बच्चे 11 को लेकर रूम में आ जाते हैं। तभी डेमिगोर्गन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है जिसे रोकने के लिए ये बच्चे उस पर गुड़ैल से हमला करने लगते हैं। जिस डेमिगोर्गन पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ उस पर गुड़ैल क्या ही करेगी। तभी एक पत्थर पर डेमिगोर्गन बहुत दूर जाकर दीवार में घुस जाता है क्योंकि वो हमला 11 ने किया था। और फिर ये अपने दोस्तों को पीछे करके अपनी शक्तियों से डेमिगोर्गन को दीवार में घुसा देती है और डेमिगोर्गन हिल भी नहीं पाता। 11 कहती है बहुत हुआ और फिर ये माइक को गुड बाय बोलकर अपनी पूरी शक्तियों से डेमिगोर्गन को फाड़ने लगती है और उसका जर्रा जर्रा बिखेर देती है, पर इसमें वो खुद भी गायब हो जाती है। और इधर विल होश में नहीं था, शायद ये मर चुका है, पर फिर भी हॉपर इसे सीपीआर देने लगता है और लगातार सीना कूटने से आखिरकार विल होश में आ ही जाता है। पर ये कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, अभी पता चलेगा। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि विल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाता है और इसके तीनों दोस्त इससे मिलकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने एक नई दोस्त बनाई है 11। उसके पास योडा जैसी शक्तियां हैं, उसने ही तुम्हें ढूंढा है, पर अब वो कहाँ चली गई पता नहीं। और फिर इसके 1 महीने बाद हम देखते हैं कि विल के मुंह से उल्टी दुनिया का एक जीव निकलता है और इसे एकदम से उल्टी दुनिया का एहसास होता है। और इसी के साथ ये लाजवाब सीरीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। और 11 कहाँ है, ये अंत नहीं शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होने वाला है। बस इस वीडियो को सपोर्ट कर दो, लाइक और हाइप करके कमेंट में पार्ट 2 लिख दो और अपनी राय जरूर दो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम जल्द से जल्द इसका दूसरा पार्ट लेकर आए। जब तक के लिए सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।